गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज कंटिन्यू करने वाले हैं आज की इस क्लास को। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें से जो हम क्लासेस ले रहे हैं, एक पोर्शन आपका है सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट बी के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है एक अपना बिल्डिंग मटेरियल का, बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक वाले टॉपिक को हम कर रहे थे। तो लेक्चर 2 तक अभी जितने भी टेस्ट थे, है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट टेस्ट हो सारे के सारे टेस्ट कर लिए हैं। आई होप आप पहले की वीडियोज को देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आगे के जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और इसकी जो पीडीएफ वगैरह है ना, ऐप पे अपलोड हो गई है, वहाँ से डाउनलोड करके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। गाइज, अपना चाणक्य बैच स्टार्ट हो चुका है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर के अंदर। फर्दर इसके बारे में कोई भी क्वेरी है, इन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम लेंगे, कोर्स के फीचर के बारे में हम बता देते हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर वे के अंदर जो आपका सिलेबस है पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डेप्थ के अंदर, जितना आपके एग्जाम का लेवल है उस तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ साथ आपके इसके होती जाएगी, क्योंकि जो इंटरव्यू आपका रहने वाला है वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, उसी के आसपास बहुत सारा रहेगा। बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर एक सेक्शन पे रहेंगी, तो उसको भी हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। हम इस तरीके से लैंग्वेज का यूज करके पढ़ा रहे हैं। हम मानते हैं कि इस जो वीडियो को सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट नहीं देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, सीएफ वाले, एग्रीकल्चर वाले, सारे ब्रांच के एस्पिरेंट देख रहे हैं, इसलिए हम इतना ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, पहले से पढ़े हुए, तो आपका सिविल वाला पोर्शन अच्छा होगा। आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएफ ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप सिविल की क्लासेस, हमारी क्लासेस देख रहे हैं, तो डबल स्पीड पे देखिए, आपका टाइम बचेगा। क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये आपके हर एक सब्जेक्ट इस पे दिए हुए हैं और कितने ड्यूरेशन क्लासेस चलेगी, ठीक है। ये प्लस माइनस 5-10 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कितना अच्छे से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये शेड्यूल आपका रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का दूसरा नाम क्या था? क्रशिंग स्ट्रेंथ। अब आपने टेस्ट पढ़ा था ना, टेस्ट हम कैसे पढ़े थे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट हमने आपको करवाया था। जस्ट अ मिनट में अगेन दिखा देता हूँ। ये आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हमने टेस्ट आपको करवाया था, ठीक है, बताया था किस तरीके से करते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो ब्रिक है किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात, जो अपना जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो ब्रिक को क्लासीफाई किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड आईएस का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड 3102 1955, 1955 इसके अकॉर्डिंग पहले क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पहले क्लासीफाई किया गया था, जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। 35 से लेकर के 3.5 ग्रेड ऑफ डिजिग्नेशन पर क्लासीफाई किया गया था। लेकिन ये जो कोड है ना, इस कोड को चेंज कर दिया गया है। 3102 1965 का नाम चेंज करके 1077 1992 नाम दिया गया है। कई बार पेपर में आ जाता है कि जो ब्रिक को ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्लासीफाई किस कोड के अकॉर्डिंग किया गया है। यदि आपके ऑप्शन में ए दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन में तो ए दिया रहता है 1077, तो आप 1077 टिक करेंगे। अब मान लीजिए 1077 नहीं दिया है, तो आप एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इसमें तो 3102 दिया है, 3103 दिया है, 3104 दिया है, 3105 दिया है, किस में टिक करें? तो 3102 का नाम चेंज करके, यानी इस कोड का नाम चेंज करके ये कोड का नाम दिया गया है, और ये प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रखना है कि किस कोड के अकॉर्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर ब्रिक को क्लासीफाई किया गया है। आइए देख लेते हैं। ये आपके पास टेबल है, इस टेबल को बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, समझिए बात को। ये आपका डायरेक्टली 1077 के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पहले वाले कॉलम के अंदर आप देखो क्लास डिजिग्नेशन लिखा हुआ है, मतलब ब्रिक किस क्लास की है। दूसरा हमने क्या लिखा है? एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब किससे कम नहीं होनी चाहिए? जो हमारा क्लास डिजिग्नेशन है 35 से लेकर के 3.5 तक है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि समझ में तो आ गई बात, लेकिन याद कैसे रखना है? जो आपका क्लास डिजिग्नेशन होगा
ठीक है। जैसे क्लास ग्रेड, जैसे अब सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जानते हो जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ते हैं ना, तो वैसे ग्रेड ऑफ ब्रिक है, क्या है आपका ग्रेड ऑफ ब्रिक है, ये क्या है ग्रेड ऑफ ब्रिक है, ठीक है। तो ये समझो ग्रेड ऑफ ब्रिक आपका 35 है, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो आपके 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो ग्रेड ऑफ डिजिग्नेशन है वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब ये ग्रेड ऑफ डिजिग्नेशन कहाँ से आया, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही निकल के आया है। किससे निकल के आया है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। अब कई बार पेपर में ना न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर ना दे करके किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रहता है, तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि जो क्लास 25 की ब्रिक है या फिर ग्रेड 25 की ब्रिक है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए क्लास 25 है तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। सवाल पूछता है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कितनी होती है, तो 3.5 होता है। ब्रिक की जो अपनी कॉमन ब्रिक्स होती हैं, कॉमन ब्रंट ब्रिक यानी जो कॉमन जली हुई ईंटें होती हैं, उनका जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल पूछा हुआ है कई बार, है ना। हालांकि हमने पहले भी बताया बट आपको ध्यान में रखना है। सवाल पूछता है क्लास 7.5 ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इनको। 35, 30, 25, 20, 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 5, 3.5। सवाल में क्या पूछता है वो मैंने बता दिया, याद रखने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ ब्रिक या फिर मिनिमम ग्रेड ऑफ ब्रिक यहाँ पर आप नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन ब्रिक, कॉमन ब्रंट क्ले ब्रिक्स 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा पूछेगा क्लास 17.5, क्लास 20, क्लास 25, इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना किससे कम नहीं होना चाहिए, तो जो डिजिग्नेशन है उसी से कम नहीं होना चाहिए। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। अभी बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। हमने क्या किया है ना, इसके अंदर वही कंटेंट हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई पीडीएफ बनी उसी को लेके हम पढ़ा दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग ब्रांचेस के एस्पिरेंट हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है उन सारे सवाल को पहले प्रिपेयर करना होता है और उसके अकॉर्डिंग थ्योरी को रेडी करना होता है। इसके बाद एक कंटेंट आपके सामने आता है और इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर रिसर्च करके हम कंटेंट दे रहे हैं। कई बार एस्पिरेंट बोलते हैं सर आपके कोर्स की फीस ज़्यादा है। देखिए हम यहाँ घास काटने नहीं आए, कुछ भी आपको पढ़ा दें, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि जो एस्पिरेंट ज्वाइन करें उनका भला होना चाहिए। मतलब जो अपना टाइम दे रहे हैं ना 6-7 महीने 8 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ना, उस टाइम पे ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए जिससे उनका एग्जाम निकल जाए, डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कुछ भी आप नहीं पढ़ा सकते हैं। जो अलग अलग आपका पार्ट है जैसे वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इन सब पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च का काम चल रहा है। हर एक पार्ट को पहले रिसर्च किया जाता है, फिर उसको उसमें फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो ये सारा कंटेंट डेवलप करने में टाइम लगता है, एक्सपेंस लगता है, इसलिए इसकी फीस एक नॉमिनल फी है। जैसे आपकी ग्रेड 1 की जॉब है ना, उसके अकॉर्डिंग फीस रखी गई है, तो कोई फीस ज़्यादा नहीं है। हम कंटेंट में क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बाकी आपका जहाँ विचार है वहाँ पे पढ़िए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई जो लोग ज्वाइन किए, जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही शिद्दत से आपको पढ़ना है। जो कंटेंट हम दे रहे हैं उतना ही आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए हम क्या बात कर रहे थे, एक्चुअली क्या ना माइंड में चल रहा था बहुत टाइम से, बहुत सारे ऐसे कॉल आते रहते हैं, इसलिए चीज़ें बतानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, हम बात क्या कर रहे थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक के बारे में, क्लासिफिकेशन का, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें बात करने वाले हैं कि जो आपने एज पर 10/7/1992 क्लास नंबर 7.2 बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इसके अकॉर्डिंग जो आपने ब्रिक का क्लासिफिकेशन किया, कैसे किया है, 35 से लेकर के 3.5 तक, ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ सवाल पूछा है, 2 बार सवाल पूछा हुआ है एफएफसी जेई के अंदर। अब एफएफसी जेई के जो इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल है वो सारे सवाल तो आप करेंगे, और अलग अलग जो जैसे ईएफई के जो इजी टू मॉडरेट लेवल सवाल है जो नॉर्मली हो जाते हैं, वो सारे सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि अप टू क्लास 12, अप टू क्लास 12, और दूसरा सवाल पूछा हुआ था अप टू क्लास 15, अप टू क्लास 15
वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। एज पर 10/7/1992 अप टू क्लास 12 वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, ये सवाल पूछा हुआ था। तो इसका जवाब क्या होगा, दोनों के ही जवाब आपको प्रॉपर वे में ध्यान रखना है। जस्ट अ मिनट, क्या हुआ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अप टू क्लास 12 पूछा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अप टू क्लास 15 पूछा हुआ है तो उसका अलग आंसर होगा। मतलब 20% अप टू क्लास 12 तक आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हायर क्लास है ना, 12 के बाद का जो क्लास है, जैसे यहाँ देखिए 12 के बाद का जो क्लास है 12.5, 15, 17, 5, 20, 25, 30, 35, इसका वाटर ऑब्जर्वन आपका 15% बाई वेट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चीज़ समझ में आ गई। अप टू क्लास 12 पूछेगा तो 20%, मान लो क्लास 15 पूछा हुआ है या फिर क्लास 15 का पूछा हुआ है, क्लास 15 ब्रिक का वाटर ऑब्जर्वन कितना होना चाहिए, तो आपके मन में याद आएगा, अच्छा सर ने बताया था कि 12 तक की बात होती 20%, अब 12 से ऊपर जो हायर ग्रेड है, हायर क्लासेस है, उसके लिए 15%, तो 15 के लिए कितना 15% आ जाएगा। मान लो क्लास 30 ब्रिक के लिए बात कर लेता है तो आपका 15% आ जाएगा। तो बात क्या ध्यान में रखनी है, बात ये ध्यान में रखनी है कि क्लास 12 तक 20% से ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, यानी जो ब्रिक है पानी को 20% से ज़्यादा ऑब्जर्व ना करे, और जो आपका क्लास 12 से ऊपर का जो हायर क्लास है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। सवाल अभी करेंगे तो और अच्छे से चीज़ों में क्लियरिटी आएगी। क्लियर है आगे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमने लिखे हुए हैं, नोट करके। हमने क्या लिखा हुआ है कि ऐसी ब्रंट क्ले ब्रिक, ऐसी जली हुई मिट्टी की ईंटें, ठीक है, जिनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 40 न्यूटन पर mm² होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। क्या बोलते हैं, हैवी ड्यूटी ब्रिक्स बोलते हैं। यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। अब हैवी ड्यूटी ब्रिक्स क्या होगा, मान लो जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लोड को ज़्यादा बियर कर सकती है। तो उसको कहाँ यूज करेंगे, जहाँ ज़्यादा लोड आते हैं, जैसे ब्रिजेस में है ना, पुल वगैरह बनाने के लिए। फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है, जो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए होती है, बस आप नाम सुन लीजिए, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। फाउंडेशन जो होती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की, जो नींव होती है उनको बनाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, तो उनके लिए यूज करते हैं अपन कौन सी ब्रिक, हैवी ड्यूटी ब्रिक। सवाल में पूछेगा कि फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जिस ब्रिक से बनाते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो 40 न्यूटन पर mm² से, ठीक है। ऐसे किस ब्रिक को हैवी ड्यूटी ब्रिक कहते हैं, जिसका 40 न्यूटन पर mm² से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। आई होप समझ में आ गई बात। और इसका जो वाटर ऑब्जर्व करती है ना 5% से कम होता है, मतलब बहुत अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो वाटर को ऑब्जर्व करती ही नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है, और हम बात कर लेते हैं जो चीज़ें हमने बताई हैं उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। जो हैवी ड्यूटी ब्रंट क्ले ब्रिक की हमने बात की, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 40 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो इफ्लोरफेंसेस होते हैं, है ना, इफ्लोरफेंसेस जो होते हैं यहाँ पर 5%, कई बार बुक में अलग अलग दिया, बट 5 से 10% जनरली ये वेरी करता है, ठीक है, 5 से 10%, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या टेफ में लिखा था, वाटर ऑब्जर्वन ऑफ दिस ब्रिक लिमिटेड टू 5%, और यहाँ पर क्या लिखा है 10% बाई वेट, तो 5 से 10% आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका इफ्लोरसेंसेस, मतलब यदि इस ब्रिक को हम 24 घंटे तक पानी में डुबो दें, फिर 24 घंटे बाद पानी से निकाल लें, और इसको ऊपर पानी जो पानी लगा हुआ है ना, इसको धूप में रख देते हैं, तो फन के फन के द्वारा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगी हमारी ब्रिक। अब हम देखेंगे जो ब्रिक का सरफेस है, क्या उस ब्रिक के सरफेस में कोई पैचेस नज़र आ रहे हैं, कोई धब्बे नज़र आ रहे हैं। मान लो कोई धब्बे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें इफ्लोरसेंसेस नील है। और जो हैवी ड्यूटी ब्रंट क्ले ब्रिक होती है, इसके अंदर बिल्कुल नील होता है, मतलब कोई पैचेस नहीं होते, कोई ग्रे पाउडर नहीं होता, ठीक है, कोई ग्रे पाउडर सरफेस पे डिपॉजिट नहीं होता है। ये किसकी वजह से होते हैं, एल्कलीज की वजह से। ऑलरेडी हमने टेस्ट वाले टॉपिक पे, यानी इसके पिछले वाले वीडियो पर हमने बता दिया है, उसको आप देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। तो ये फ्लोरसेंसेस नील होने चाहिए। बल्क डेंसिटी की हम बात कर लेते हैं। बल्क डेंसिटी इसका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जो बल्क डेंसिटी होता है, बल्क डेंसिटी क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं।
फॉइल मैकेनिक्स में तो पढ़ते हैं, फॉइल मैकेनिक्स में नहीं पढ़े तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। प्रभाव पर जो क्लास ले रहे हैं वहाँ आप पढ़े होंगे। तो जो बल्क डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही कुछ होता है आपका। तो जो बल्क डेंसिटी है आपका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा इन चीज़ों को। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, सवाल कई बार पूछ लेते हैं। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, हम बात कर लेते हैं। दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, क्लास 40 और क्लास 45। क्लास 40 और क्लास 45 ये हायर क्लासेस हैं। इस जो क्लास 40 होता है इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से क्या लिखा हुआ है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये भी तो पूछा हुआ है, ये चीज़ तो हमने पहले ही बता दी थी, जो क्लास 35 तक, ध्यान रखिएगा, हमने क्लास 35 से लेके 3.5 की बात की थी, इसके ऊपर की बात नहीं की थी। अब यहाँ सवाल ऐसे आते हैं, इसलिए हमने सारे पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं। क्या पॉइंट है कि मान लो कोई क्लास 40 है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे हमने क्या बताया था, जो क्लास 25 की ब्रिक होती है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लास 40 के लिए हम बता रहे हैं 45 यानी 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होना चाहिए। ठीक है, 40 से ज़्यादा और आपका 45 से कम, 45 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब क्लास 45 की हम बात कर लेते हैं। जो क्लास 45 की ब्रिक होती है उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 45 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आती है। अब बेस्ड ऑन टॉलरेंस, दो टाइप की ब्रिक आप देखेंगे, कई बार सवाल में पूछे हुए हैं कि सब क्लास ए होता है, सब क्लास बी। हमने क्या बताया था, स्टैंडर्ड साइज आपने बताया था 19x9x9 सेंटीमीटर। ये मॉड्यूलर साइज की जो एक्चुअल साइज होती है मॉड्यूलर ब्रिक होती है। दूसरा होता है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक कौन सी ब्रिक होती है, जो फिर स्टैंडर्ड शेप एंड साइज बनाया गया है ना, एज पर ब्यूरो स्टैंडर्ड के बेसिस पर। लेकिन मान लो ये जो आपका है 19x9x9 सेंटीमीटर में टॉलरेंस कितना अलाउ रहता है, तो सब क्लास ए की ब्रिक में, सब क्लास बी ब्रिक में टॉलरेंस का मतलब होता है कितना कम रहेगा या कितना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यदि 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ठीक है, तो मान लो हाइट 9 सेंटीमीटर है तो टॉलरेंस कितना अलाउ है, ±3 mm। 3 mm ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, और 3 mm कम भी हो सकता है। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 8.7 mm भी हो सकता है। 8.7 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 9.3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। तो यदि इस क्लास के अंदर है तो सब क्लास ए बोलते हैं। सब क्लास बी के अंदर क्या है, आपका जो ए वाला होता है पार्ट, विड्थ और हाइट के लिए दिया है ±7 mm। अब आपकी जो लेंथ वाला सेक्शन है इसके लिए ±6 mm और ±15 mm, बट उतना ज़्यादा नहीं पूछता, थोड़ा सा इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कई बार एडवांस आते तो बन जाना चाहिए। तो हमने टॉलरेंस के बेसिस पर अब क्या बताया, सब क्लास ए, सब क्लास बी। सब क्लास ए के अंदर क्या होता है कि जो आपकी विड्थ होती है और जो आपकी विड्थ होती है और जो हाइट होती है उसके लिए ±3 mm और जो लेंथ होती है ±6 mm। जो सब क्लास बी है उसके अंदर जो विड्थ और हाइट होती है ±7 mm और जो लेंथ होती है ±15 mm। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी ±15 mm का क्या मतलब है। ठीक है, ±15 mm का मतलब ये है कि 19 सेंटीमीटर लेंथ में यदि 15 mm कम है या 15 mm ज़्यादा है तब भी बात बनेगी। यदि ऐसी बात है तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, सब क्लास बी के अंदर। क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए, ये चीज़ें पता भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये चीज़ें देखा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम ब्रिक को कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्योंकि एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, कई बार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले हमारा जो कोड था 3102 था 1955, अब चेंज होकर के 1077 1992 हो चुका है। इसके बेसिस पे ब्रिक को क्लासीफाई किया गया है 35 से लेकर के 3.5 तक। उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जितना डिजिग्नेशन होता है उससे कम नहीं होनी चाहिए। चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद हमने इसके बारे में बताया था, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बल्क डेंसिटी है आपकी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम नहीं होना चाहिए, यानी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, इसमें चेंज कर लेना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम नहीं होना चाहिए।
ये फ्लोरोसेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 5 से 10% लिमिटेड है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे जो हमारी ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, ब्रिक के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, कुछ और हमने ब्रिक के क्लासिफिकेशन लिए हुए हैं जहाँ पे सवाल आते हैं, पहले उनको कर लेते हैं, इसके बाद हम डिफेक्ट की बात करेंगे ताकि अपना जो क्लासिफिकेशन वाला सेक्शन है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ये क्या लिखा है, बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक। अब बर्न्ट क्ले जो परफोरेटेड ब्रिक होती है इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ये ब्रिक दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, ये ब्रिक दिख रही है, ये ईंटें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। ये जो ब्रिक होती है इसके अंदर क्या होते हैं, सिलिंड्रिकल होल्स होते हैं, बहुत सारे आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं। ये होल्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, ये आपके होल्स वर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो एक होल होता है ना, एक होल का जो एरिया है 500 mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, इस ब्रिक में होल है तो इसका वेट कैसा होगा, लेफ्ट वेट होगा। ब्रिक हमारी क्या होगी, लेफ्ट वेट होगी। अब लेफ्ट वेट होगी तो इसका इन्सुलेशन पर्पज के लिए, इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी होगी, इन्सुलेशन पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें होल है तो इसमें ड्राई इजिली ड्राई हो जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ क्ले हमें कम लगेगी, वेट भी कम होगा, और इस टाइप के ब्रिक को इजिली हम बर्निंग कर सकते हैं, जला सकते हैं। हमने क्या क्या बताया कि जो हमारी परफोरेटेड ब्रिक होती हैं इसमें क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं। एक होल का एरिया 500 mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी की चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि होल है तो वेट कम होगा, मिट्टी कम लगेगी, क्ले कम लगेगी, जल्दी ड्राई हो जाएगी, जल्दी बर्निंग हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आपको आ गई है। लेकिन अब ये समझिए कि जो एरिया ऑफ परफोरेशन है, जो एरिया ऑफ होल्स होता है कितना होता है, 30 to 45% ऑफ द एरिया ऑफ फेस, ठीक है। जो पूरे संपूर्ण फेस का जो एरिया है उसका 30 to 45% पार्ट में, ठीक है, 30 to 45% पार्ट में होल्स होते हैं। ये भी बात थोड़ी कई बार पूछ ली जाती है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके बेसिस पे लेते हैं, जो ये आपका होल का एरिया है ना, जो कंप्लीट एरिया हमारा ये वाला एरिया है, ये हमारा कंप्लीट एरिया मान लो ए है, और इस अभी होल का जो एरिया है ए स्मॉल ए है, तो ए से ए अपन डिडक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट एरिया। देखो जो इस फेस का जो ब्रिक में फेड कर रहा हूँ ना, ये कंप्लीट एरिया है, ठीक, कंप्लीट एरिया है। इसमें जो ब्रिक के होल्स का एरिया है, इस होल्स के एरिया को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, इसको आप डिडक्शन कर दो तो जो एरिया निकल के आएगा नेट एरिया आएगा। तो वहीं पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला गया है कि मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए ऑन नेट एरिया। किस पर बात कर रहा है, नेट एरिया पर। क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। यदि इस टाइप के ब्रिक को आप पानी में 24 घंटे तक डुबोते हैं तो पानी का जो अब्जॉर्प्शन है 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इस टाइप के ब्रिक को आप 24 घंटे तक पानी में डुबो के रखते हैं, ठीक है, और उसमें चेक करते हैं कि वाटर अब्जॉर्प्शन कितना है, तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वाला सिंबल यहाँ पर बनेगा। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक। जो मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर साइज होगी, तो मॉड्यूलर साइज की जो ब्रिक की साइज होगी 19x9x9 सेंटीमीटर होगी, और नॉन मॉड्यूलर का होता है 23x11x7 सेंटीमीटर। ये फ्लोरोसेंस फुड नॉट बी मोर देन फ्लाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमने नील का कंडीशन बताया था, जब कोई पैचेस नहीं है तो नील होता है। 10% के लिए हमने फ्लाइट बताया था, 10 to 50% के लिए मॉडरेट बताया था, तो वो कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो पहले के लेक्चर्स होते हैं ना, अब उनसे जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब हर बार कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले के लेक्चर को प्रॉपर आप देख लो, ताकि जब आप पढ़ाई करो तो आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। कन्फ्यूजन कोई क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है। वो पीडीएफ तो आपको मिल गई होगी, आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ब्रंट क्ले परफोरेटेड ब्रिक के बारे में। इसमें जो सवाल पूछा हुआ है उस सवाल के बारे में जान लो कि एरिया परफोरेशन 30 to 45% होता है टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। एरिया ऑफ होल 500 mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सवाल पूछा हुआ है। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और ये फ्लोरोसेंस आपका फ्लाइट होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे हम बात करते हैं बुल नोज ब्रिक के बारे में। सवाल पूछा हुआ है, क्या सवाल पूछता है बस उतना ही बात करेंगे। कई टाइप के ब्रिक होती हैं, अलग अलग शेप के बेसिस पे, अलग अलग मटेरियल के बेसिस पे ब्रिक को क्लासीफाई किया जा सकता है।
हम बात करें शेप के बेसिस पे भी, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपको जो ब्रिक दिख रही है, कुछ समझ में आ रहा है? ये जो राउंडेड राउंडेड है, ये राउंडेड क्यों है? ये राउंडेड जो कॉर्नर है ना, राउंडेड, जो राउंडेड है, ये क्या एक अपीयरेंस दे रहा है, एक अट्रैक्टिव चीज़ें दे रहा है। तो इसको कहाँ यूज करते हैं? ये जो टाइप की ब्रिक होती है ना, इसमें एक कॉर्नर या फिर एक से ज़्यादा कॉर्नर क्या होते हैं? राउंडेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? राउंडेड होते हैं। तो वाल की जो कैपिंग होती है ना, वो अपन वहाँ यूज करते हैं, वाल की कैपिंग वगैरह में यूज करते हैं। एक अट्रैक्टिव दिखता रहता है, तो जहाँ अट्रैक्शन चाहिए जहाँ आपको, वहाँ उसको यूज कर सकते हैं। तो जो वाल होती हैं, वाल की जो कैपिंग होती है वहाँ अपन यूज करते हैं, या फिल्स में यूज करते हैं, या फिर जो कोई कर्व एज है उसके स्टेप्स में यूज करते हैं। तो बुल नोज की ब्रिक के बारे में ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज में देखिए, इसके अंदर कौन सी ब्रिक यूज किया गया है? बुल नोज ब्रिक का यूज किया गया है। कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए बुल नोज ब्रिक के बारे में। बस एक ही सवाल आता है कि कॉर्नर कैसा होता है? राउंडेड होता है, अट्रैक्टिव होता है। जो स्टेप्स होते हैं, जो एजेस होते हैं, उनके फिल पे प्रोवाइड कर सकते हैं, वाल के कैपिंग पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बस यही बातें सवाल में पूछी जाती हैं। आगे हम बात करेंगे चैनल ब्रिक के बारे में। चैनल ब्रिक क्या है? मतलब ब्रिक का जो शेप है चैनल जैसा होता है। कैसा होता है? चैनल जैसा होता है। लाइक दिसे आपको सिंगल ब्रिक दिख रही होगी। अब इस ब्रिक का यूज कहाँ करते हैं? पानी को बहाने के लिए, ड्रेन पर्पज पे करते हैं, ड्रेनिंग पर्पज पे करते हैं। देखो यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं। ये जो आपका ब्रिक का शेप है, देख रहे हैं? ये वाला ब्रिक, ये सिंगल ब्रिक को यूज किया गया है, बाकी बीच में मोटार वगैरह यूज किया गया है। तो इसका एक गटर जैसा, गटर आपने देखा है? गटर जिसमें पानी बहता है, तो इस टाइप की ब्रिक होती है। चैनल ब्रिक का यूज क्या होता है? पहली बात तो चैनल ब्रिक मतलब चैनल, ठीक है, चैनल जैसा रहता है। चैनल यानी गटर, गटर जैसा रहता है। ये आप शेप देख पा रहे होंगे, पानी बहाने के पर्पज से बनाई जाती है ना, पानी प्रॉपर इससे बहता रहता है। तो चैनल ब्रिक के बारे में पता चल गया। जो बुल नोज ब्रिक होती है उसका कॉर्नर राउंडेड होता है, ये भी क्लियर हो गया, ताकि अच्छा अट्रैक्टिव नेचर देता है आपको। क्लियर है बातें? आगे हम बात करते हैं। हमारे पास है कोपिंग ब्रिक। कोपिंग ब्रिक क्या होती है? कोपिंग ब्रिक वहाँ प्रोवाइड करते हैं, कोपिंग ब्रिक वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ कोपिंग प्रोवाइड की जाती है। अब कोपिंग कहाँ प्रोवाइड की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो आपके दीवारें होती हैं, दीवारें, जो दीवारें होती हैं, दीवारों में आप देखे होंगे प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप देखिए, ये आपकी कोपिंग ब्रिक है। पहले बात तो ब्रिक का शेप देख लीजिए, ब्रिक का शेप है। अब यहाँ पर फिर ब्रिक प्रोवाइड की गई है, यहाँ ये ब्रिक प्रोवाइड की गई है, यहाँ ये ब्रिक प्रोवाइड की गई है। तो इसके बारे में जानना ये इंपॉर्टेंट है कि हम वाल्स में, जैसे इसमें देखिए, ये जो वाल्स में हमने ये लगाई हुई है, ये हमारी कोपिंग ब्रिक है। ये फिर कोपिंग बोलते हैं। कोपिंग ब्रिक वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ कोपिंग प्रोवाइड की जाती है। अब कोपिंग ये है, इस वाले पार्ट को कोपिंग कहते हैं, इस वाले पार्ट को कोपिंग कहते हैं। यहाँ ब्रिक क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि पानी से बचाने के लिए, ठीक है, जब वर्षा होती है तो पानी से बचाने के लिए, सीपेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल, इससे सेफ्टी के लिए प्रोवाइड करते हैं। हम चाहते हैं वेदर का, यानी मौसम का कोई ख़राब इफेक्ट ना पड़े दीवार पर, इसलिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं? कोपिंग कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है? टॉप ऑफ द रूफ या फिर वाल। ये चीज़ें क्लियर है? टॉप ऑफ रूफ या फिर वाल। तो यहाँ पर वाल हम दिखा रहे हैं आपको इमेज में, वाल भी आपने देख लिया, रूफ भी आपने देख लिया। ये आपको रूफ जैसा कुछ दिख रहा है, ये आपको वाल दिख रही है। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सिंपल सी बात है, कोपिंग ब्रिक कहाँ यूज की जाती है? जहाँ कोपिंग प्रोवाइड की जाती है। कोपिंग कहाँ होती है? टॉप फेस ऑफ द वाल पर होती है। टॉप मोस्ट डायरेक्शन ऑन पैरापेट, टॉप मोस्ट डायरेक्शन ऑन वाल, टॉप मोस्ट डायरेक्शन ऑन रूफ। क्लियर है चीज़ें? ठीक है। अब सर पेपर में हमें क्या याद रहेगा? हम सिविल वाले तो है नहीं, कुछ याद मत रखना। कोपिंग ब्रिक वहाँ प्रोवाइड करते हैं कोपिंग होती है, दैट फिट। कोपिंग कहाँ होती है? दीवार के टॉप मोस्ट फेस को कहते हैं कोपिंग। इतना ध्यान में रख लो आप लोग। पेविंग ब्रिक के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही सवाल आता है कि पेविंग जो ब्रिक होती है ना, इसके अंदर जो आयरन की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, आयरन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक ही सवाल आया हुआ है, बाकी इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें और बताएंगे ताकि आपको याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने चीज़ देखा होगा जब गार्डन वगैरह में गए होंगे ना, ये आपकी पेविंग ब्रिक होती है। जब गार्डन में आप गए होंगे घूमने कई बार, है ना, या फिर आप देखे होंगे कि जो स्ट्रीट होते हैं ना, रोड के जो स्ट्रीट पेमेंट होते हैं, नहीं, रोड के जो फुटपाथ होते हैं, रोड के जो फुटपाथ होते हैं, वहाँ इस टाइप की ब्रिक आपने देखी होगी, पेविंग ब्रिक, ठीक है। पेविंग ब्रिक स्ट्रीट पेमेंट में देखे नहीं, रोड के फुटपाथ में देखे होंगे, आप बगीचों में देखे होंगे, या फिर कोई स्टेबल फ्लोर है वहाँ भी देखे होंगे, ठीक है, वहाँ भी देखे होंगे आप लोग। इस टाइप की आपने देखा हो, कई बार पार्क वगैरह जब जाते हो घूमने आपने देखा होगा ये चीज़ों को, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है कि आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने से इसके अंदर एब्रेजिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक बहुत अच्छा बेटर होता है। मतलब एब्रेजिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक यानी जो जब लोग चलते हैं, जब कोई भी कुछ भी चलता है, ठीक है, तो एब्रेजन होता है। उस एब्रेजन के अगेंस्ट, जैसे ये सरफेस पर कोई व्हीकल चल रहा है, ठीक है, यहाँ क्या होगा, एब्रेजन होगा, घिसाव होगा, फ्रिक्शन होगा। इसके इससे क्या होगी, ये उखड़ सकता है सरफेस। इसके अगेंस्ट इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। इसके अगेंस्ट इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसमें स्लीपर मतलब इसमें लोग फिसलते कम हैं। फ्लोर लेस स्लिपरी मतलब लोग फिसलते कम हैं, यानी ज़्यादा फिसलन नहीं होता, ठीक है। क्लियर है बातें। क्या याद रखना है सर, पेविंग ब्रिक में हायर परसेंटेज ऑफ आयरन होता है, दैट्स इट। कहाँ यूज होता है ये याद रख लो, बाकी कुछ भी याद नहीं रहे तब भी काम बन जाएगा आपका। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरी ब्रिक के बारे में। ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक है हमारे नॉर्मल ब्रिक से कैसे अलग है और इससे सवाल आते हैं। देखो, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है ना, इसको बोलते हैं फायर ब्रिक। क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या होता है, फायर ब्रिक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फायर ब्रिक? पहली बात, आपने चीज़ें समझ रखी है बहुत अच्छे तरीके से। ब्रिक बनाने के लिए बहुत सारे जो हमारा क्ले की ज़रूरत जो पड़ती है, उस क्ले के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। क्या क्या होते हैं एक बार बताइए तो। सिलिका होता है, एलुमिना होता है, लाइम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक का मतलब ये होता है, कैसे बनती है पहले समझ लेते हैं मेथड को। हम इसके अंदर सिलिका और एलुमिना की मात्रा बहुत ज़्यादा रखते हैं। अब सिलिका, एलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज, इनमें से जो सिलिका और एलुमिना क्या है, इनमें क्या क्वालिटी होती है। देखो, जो सिलिका और एलुमिना होते हैं ना, ये नॉन डिटरमिनेंटल मटेरियल होते हैं, गैर हानिकारक मटेरियल होते हैं, ठीक है, गैर हानिकारक मटेरियल होते हैं जो ब्रिक को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जो लाइम है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीज है, ये क्या होते हैं, डिटरमिनेंटल मटेरियल होते हैं, हानिकारक मटेरियल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंदर लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज की मात्रा को बहुत ही कम कर देते हैं, 1 से 5%, और आपका सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, गैर हानिकारक पदार्थ होते हैं। अब बात समझ में आ रही है सर, ये नॉन डिटरमिनेंटल मटेरियल होते हैं, लेकिन एक बात बताइए कैसे होते हैं। जो सिलिका होता है और लाइम होता है ना, इनका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है मेल्ट होने के लिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है मेल्ट होने के लिए। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर देखो। सॉफ्ट होने के लिए 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और इनको पिघलने के लिए कितना चाहिए होता है पता है आपको, इनको पिघलने के लिए 3300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी इनका सॉफ्टनिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिलिका की बात कर रहा हूँ, एल्यूमिना का तो इससे भी ज़्यादा होता है, 3800 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, मेल्ट होता है। यानी हायर सॉफ्टनिंग एंड फ्यूजन टेम्परेचर होता है। मतलब समझ लीजिए कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है फ्यूज होने के लिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है फ्यूज करने के लिए। अब इसके अंदर आपने क्या किया, सिलिका की मात्रा ज़्यादा डाल दी और एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा डाल दी, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करती है, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाती है। क्लियर है चीज़ें। और जो आपका मैग्नीशिया होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, एल्कलीज होता है, ठीक है, इन सब की मात्रा बहुत ही कम रखते हैं। ये डिटरमिनेंटल मटेरियल होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, और लोअर सॉफ्टनिंग एंड फ्यूजन पॉइंट होता है, बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम टेम्परेचर में पिघल जाते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर में क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मैंने स्टोरी के फॉर्म में इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे। जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है फिर फायर ब्रिक भी कहा जाता है। जब हम ब्रिक बनाते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपने याद कर रखा है, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज, है ना, सारी चीज़ें, एल्कलीज। तो इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा बहुत ज़्यादा डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बस इतना ध्यान रखना, ये सब डिग्री डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, सिलिका और एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि इसको हम इसके अंदर मिला देंगे कंपोजिशन ऑफ फायर क्ले में या कंपोजिशन ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंदर, तो इसके अंदर हायर टेम्परेचर को रजिस्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है, हायर टेम्परेचर को रजिस्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है। सवाल यही पूछा जाता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, जो दीज ब्रिक्स आर कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर। लेकिन मैंने जब ऑफलाइन कई बार जब पढ़ाया और सारे बैचेस में पढ़ाया तो स्टूडेंट यही पूछते हैं, सर क्यों हाई टेम्परेचर क्यों रजिस्ट कर पाती है। इसलिए हमने आज ये चीज़ें बता दी कि सिलिका और एल्यूमिना डाला रहता है, और सिलिका और एल्यूमिना का जो
मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर है। तो हाई टेम्परेचर होता है विदाउट मेल्टिंग विदाउट सॉफ्टेनिंग, इस ब्रिक को हम 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं, क्लियर है। इसका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन येलो कलर होता है, ठीक है। नॉट मच इम्पोर्टेंट पर थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। वाटर अब्जॉर्प्शन 4 से 10% वेरी करता है, 4 से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से 10%। मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसे कितना होना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 32.5 मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर mm², न्यूटन पर mm², ठीक है। मेगा पास्कल मतलब क्या होता है, न्यूटन पर mm², क्लियर है चीज़ें, क्लियर है चीज़ें। सवाल पूछता है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल ब्रिक, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन ब्रिक तो कितना होता है, 3.5 न्यूटन पर mm², डोंट गेट कन्फ्यूज। अब पूछता है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक या फिर फायर ब्रिक ऑन दैट पर्टिकुलर केसेस 32.5 न्यूटन पर mm²। बात समझ में आ गई, बात बहुत बढ़िया है, ध्यान में रखना होगा आपको। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक के बारे में इतने सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम बातें करने वाले ब्रिक के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, और सवाल कई बार आता है आपके एग्जाम के अंदर, तो इस एग्जाम में भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जस्ट मिनट इमेज छोटा कर लेता हूँ मैं। देखो हम क्या करते हैं, डिफेक्ट ऑफ ब्रिक, ब्रिक के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला डिफेक्ट होता है ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक। मान लो ब्रिक को आप ज़्यादा जला देते हो, ब्रिक को आप ज़्यादा जला देते हो, आपको पता है कि 650 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है, लेकिन 1100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जो अपने इंग्रेडिएंट होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आप ब्रिक को जलाते हैं तो ब्रिक हमारी क्या होती है, इसके अंदर जो फिल्का होता है वो मेल्ट होता है। अब फिल्का के मेल्ट होने की वजह से भाई लाइम यहाँ फ्यूज हुआ 1100 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन आपने क्या किया, टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, 1700 डिग्री सेल्सियस कर दिया। उस केस में क्या होगा, फिल्का मेल्ट होगा और हमारी ब्रिक क्या होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसका शेप पूरा का पूरा बदल जाता है, शेप चेंज हो जाता है, उसको यूज करने लायक नहीं बनता। देखो यहाँ पास आप ये देख पा रहे होंगे, इस तरीके का शेप है। हमने बताया था ना ब्रंट और अनब्रंट ब्रिक के बारे में, और ओवर बर्निंग ब्रिक के बारे में बताया था थोड़ा सा पहले। फिर भी देखो इसके अंदर क्या होगा ना, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ इजीली आपको कोर सेग्रीगेट नहीं मिल पाते ना फाउंडेशन वगैरह में डालने के लिए, वहाँ अपन इस ब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, ओवर बर्निंग ब्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ओवर बर्निंग ब्रिक को झामा ब्रिक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, झामा ब्रिक भी कहा जाता है। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। वाटर अब्जॉर्प्शन इसमें बहुत कम होता है, क्लियर है बातें। ये डिफेक्ट ही है कि फिर ओवर टेम्परेचर में जलाने की वजह से फिर ब्रिक हो गई है। दूसरा होता है कि अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक, आपको ब्रिक को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, सफिशिएंट हीट नहीं मिला, यानी इनसफिशिएंट हीट की वजह से आपकी जो ब्रिक है प्रॉपर जल नहीं पाई। अब ब्रिक प्रॉपर जल नहीं पाई तो इसके अंदर बहुत सारे वाइड्स होंगे, बहुत सारे पोर्स होंगे, जिससे क्या होगा, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी, है ना। अध जली ईंटें, क्या बोलते हैं गाँव में, अध जली ईंटें, अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक, यानी अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स का मतलब ये है कि ब्रिक को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर नहीं मिल पाया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ब्रिक हमारी प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को अचीव नहीं कर पाई है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारे वाइड्स हैं, बहुत सारे पोर्स हैं, जिससे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर है बातें, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक्स। दो समझ में तो आ गया था, सबको समझ में आ जाता है, नॉर्मल है, ये सवाल में आता है और यही भूल जाते हैं आप लोग। ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक्स का मतलब क्या है, मान लो ब्रिक के अंदर क्या होता है, बहुत ब्रिक के अंदर कार्बन कंटेंट होता है, सल्फर कंटेंट होता है, ये चीज़ समझ में आ रही है, कार्बन एंड सल्फर कंटेंट होता है, और मान लो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसकी वजह से जो ब्रिक के सरफेस में फूला फूला हुआ मास इस तरीके से आपको दिखता है, स्पंजी फॉल, स्पंज स्पंज दिखता है, दिख रहा है स्पंज स्पंज जैसे, स्पंजी फॉलन मास दिखता है, इसी को ब्लोटिंग कहते हैं। सवाल में क्या पूछता है कि ब्लोटिंग किसकी वजह से होती है, एक्सेस मात्रा में जो ब्रिक क्ले होती है, जिस क्ले को यूज करके आप ब्रिक बनाते हैं, उसके अंदर यदि कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उस कारण की वजह से ब्रिक के सरफेस में स्पंजी स्वलन मास आ जाते हैं। ब्रिक के सरफेस में जो आपको स्पंज स्पंज जैसा दिखता है उसी को ब्लोटिंग कहते हैं। क्लियर चीज़ें, कार्बन और सल्फर की वजह से सवाल बन जाएगा। आगे हम बात करेंगे ब्लैक कोर के बारे में। ब्लैक कोर क्या होता है,
ये इम्प्रॉपर बर्निंग की वजह से होता है। प्रॉपर बर्निंग नहीं होती तब ये प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? फिर प्रॉपर मान लो बर्निंग नहीं हो पाती तो जो आपका कार्बन कंटेंट होता है, जो बिटवीन ऑफ मैटर होता है, प्रॉपर ऑक्सीडेशन होकर के रिमूव नहीं हो पाते, कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये आपको एक कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, एक कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इम्प्रॉपर बर्निंग इज द प्राइम कॉज ब्रिक ब्लैक या फिर ब्लैक कोर का पीछे रीजन क्या है, इस तरीके धब्बे के पीछे रीजन क्या है कि ब्रिक प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो बिटवीन ऑफ मैटर होता है, कार्बन मैटर होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होकर के रिमूव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है ब्लैक कोर। क्लियर चीज़ें? इम्प्रॉपर बर्निंग की वजह से। क्लियर है? ये फ्लोरोसेंसेस किसकी वजह से होते हैं? एल्केलीज की वजह से होते हैं। एल्केलीज में क्या आता है? Na2 आता है, K2O आता है। क्या होता है कि ब्रिक के सरफेस में वाइट पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, वाइट पैचेस है ना, ग्रीनरी, आपको वाइट पाउडर दिख रहे हैं सरफेस में, है ना। ये आपको कंक्रीट के जो छत दीवार, जो आपकी छत होती है, जो रूफ होती है, रूफ का वहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ भी अपन पढ़ते हैं फ्लोरोसेंसेस के बारे में। बट ये फ्लोरोसेंसेस क्या होते हैं? वाइट पैचेस होते हैं, है ना, जो दीवार के सरफेस पे आपको दिखाई दे रहे हैं, दीवार की सतह पे। किसकी वजह से होते हैं? Na2 और K2O की वजह से होते हैं। क्या होता है फ्लोरोसेंसेस? पहले हमने बता रखा है, ये चीज़ें अभी हमने बता भी दी है। क्लियर है चीज़ें? अब क्या क्या इफेक्ट आपने सीखा? 5 टाइप के इफेक्ट हमने बताया ब्रिक के अंदर। हमने बताया ये फ्लोरोसेंसेस की वजह से, ये फ्लोरोसेंसेस किसकी वजह से होता है? Na2O K2O की वजह से होता है, जिसके कारण आपके जो ब्रिक सरफेस में वाइट पाउडर या फिर ड्राई ग्रे पाउडर सरफेस में दिखाई देते हैं। किसकी वजह से होता है? एल्कलीज की वजह से होता है। ठीक है, जब ब्रिक आपके मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है ना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? ब्लैक कोर आपके इम्प्रॉपर बर्निंग की वजह से होता है। ब्लोटिंग आपका एक्सेस मात्रा में कार्बन और सल्फर के मैटर क्ले में होने की वजह से होता है। बस ऐसे सवाल आते हैं। और एक सवाल और आता है, ठीक है, और कुछ है आपके चप्स। चप्स क्या होता है? जैसे आपने ब्रिक को जलाया, और ब्रिक में क्या होता है? ब्रिक को आपने जलाया, भट्टी में जलाया, किल्न में जलाया, और गरम गरम ब्रिक है, उसके अंदर बहुत अच्छा टेम्परेचर है, और उसके अंदर पानी आ गया, बर्फ़ा का पानी आ गया, बर्फ़ा का पानी पड़ गया। तो आप जब देखते हैं ना, जो आपका किल्न होता है, जो भट्टी होती है, उसके ऊपर का जो ब्रिक होता है, जब बर्फ़ा का पानी पड़ जाता है तो उसमें क्या होता है? उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक। ब्रिक के शेप में डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसे बोलते हैं चप्स। ब्रिक के शेप में डिफॉर्मेशन का आ जाना, ब्रिक के शेप में डिफॉर्मेशन का आ जाना, जैसे हमारी हार्ट ब्रिक है, हार्ट ब्रिक के अंदर बर्फ़ा का पानी गिर गया, हार्ट ब्रिक के अंदर बर्फ़ा का पानी गिरा, जिसकी वजह से उसका शेप में बदलाव आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है, दैट इज नोन एज चप्स। क्लियर है चीज़ें? बहुत बढ़िया, सवाल आएगा, टिक कर लेना अच्छे से। स्पॉट्स क्या होते हैं? स्पॉट्स की बात कर लेते हैं। आयरन सल्फाइड मान लो प्रेजेंट है, ठीक है, तो आयरन सल्फाइड जब ज़्यादा मात्रा में होता है, उसकी वजह से ब्रिक के सरफेस से आपको इस तरीके से डार्क सरफेस स्पॉट्स दिखते हैं, डार्क सरफेस स्पॉट्स दिखते हैं। ये आपके होते हैं आयरन सल्फाइड की मात्रा ज़्यादा होने से। क्लियर है चीज़ें? चेक्स किसकी वजह से होते हैं? मान लो लाइम का मतलब इसमें क्या होता है, क्ले के अंदर थोड़ा लाइम भी होता है ना, थोड़ा मात्रा में, तो लाइम मान लो लम्फ के फॉर्म में है, ठीक है, लम्फ के फॉर्म में है, मतलब मॉइस्चर उसके अंदर है, या फिर एक्सेस वाटर आ गया, ठीक है, उसकी वजह से क्रैक आते हैं, उसकी वजह से लम्फ ऑफ लाइम और एक्सेस वाटर की वजह से क्रैक आते हैं। तो यहाँ तक हमने चीज़ें क्या बताई आपको, सारे के सारे डिफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इनसे सवाल आएंगे ना, तो आपको बस एक एक लाइन ध्यान रखना है। क्रैक कब आते हैं? जब उसमें लम्फ ऑफ लाइम या फिर वाटर ज़्यादा होता है। चप्स क्या होता है कि जब हमारी हार्ड ब्रिक के अंदर वर्षा का पानी पड़ जाता है। अच्छा, ये फ्लोरोसेंसेस किसकी वजह से होते हैं? स्पॉट्स आयरन सल्फाइड की वजह से होते हैं, फ्लोरोसेंसेस एल्कलीज की वजह से होते हैं। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात हम बता देते हैं, बहुत से स्टूडेंट हमें बोल रहे हैं मैसेज करके ऐप के अंदर, सर इसके नोट्स आप दे दीजिए। ठीक है गाइज, हम आपको नोट्स दे देंगे, हमें नोट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी का प्रिंट आउट हम दे देते हैं आपको PDF फॉर्म में। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप तैयारी करेंगे तो 7 से 8 मंथ के अंदर आपके टोटल 15 मॉड्यूल है। सेक्शन ए के अंदर 5 मॉड्यूल और सेक्शन बी के अंदर 10 मॉड्यूल। इन सभी के कम से कम नहीं तो 200-200 पेज के नोट्स बनेंगे, है ना, इससे ज़्यादा ही बनेंगे। तो 3000 पेज के नोट्स आपके बन गए, 3000 पेज के नोट्स आपके बन गए, और लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे 3000 पेज के नोट्स को, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कितना भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हो ना, लास्ट टाइम में बहुत तगड़ा नुकसान होता है। आपको क्या करना है, यदि आपने रिवीजन नहीं कर पाए, क्योंकि बार बार तो वीडियो देख नहीं पाओगे, आपके खुद के फार्ट नोट्स बनाने हैं। कैसे फार्ट नोट्स बनाना है थोड़ा समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, जैसे इसी टॉपिक को हमने पढ़ाया, तो आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे डिफेक्ट,
है ना। ब्रिक वाले टॉपिक में डिफेक्ट आपने लिख लिया, ब्रिक में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। एक आपने कॉलम बनाया, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। आपने एक कॉलम बनाया डिफेक्ट का, दूसरा आपने बताया रीजन का। क्या बनाया, रीजन का। अब इन सभी पॉइंट को हमें पढ़ाना, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। फास्ट नोट से एक्सप्लेन हम तो कर नहीं सकते आपको, ठीक है, क्योंकि समझ में आपको नहीं आएगा। तो फर्स्ट टाइम तो सब चीज़ों को पढ़ने के लिए डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है। अब जो चीज़ें आपको पीपीटी पर हमें पढ़ा रहे हैं ना, उसको डिटेल नोट्स नहीं बनाना है। अब आपने यहाँ डिफेक्ट में लिख लिया भैया ये आपका स्पॉट्स है, ठीक है, आपने लिख लिया क्रैक लिख लिया, आपने लिख लिया ब्लोटिंग लिख लिया, ठीक है, आपने लिख लिया क्या जितने भी आपके हैं, इसे आपने इफ्लोरेसेंस लिख लिया। बगल में लिख दीजिए भैया आपका एल्कलीज की वजह से होता है, ब्लोटिंग किसकी वजह, क्रैक किसकी वजह, स्पॉट्स किसकी वजह से। तो रीजन एक कॉलम में लिख दिया। सोचिए आप एक पेज के छोटे से कॉर्नर में डिफेक्ट आ जाएगा और इसको आप बार बार पढ़ पाएंगे, बार बार इस पीडीएफ को आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके जो फास्ट नोट्स होते हैं ना, इनको आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे। आप जॉब के अंदर आप फोटो पिक कर लेंगे, या फिर आप एक कैम स्कैनर ऐप आता है, कैम स्कैनर ऐप उससे आप स्कैन करके पीडीएफ हमें कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो अपना बिल्डिंग मटेरियल का कंप्लीट नोट्स 10 पेज में आ जाएगा आपका, 5 से 10 पेज में आ जाएगा। सोचिए कितना आसान हो जाता है। तो आप लोग इनके खुद के फास्ट नोट्स बना लीजिए, ये बार बार हम चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम में आप पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, राइट। तो सारे के सारे डिफेक्ट हो गए ना। अब फास्ट नोट्स बनाना भी सीख गए हैं, कैसे बनाना है आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ सवालों की ओर, ठीक है, जो हमने पढ़ा है उनके सवाल कर लेते हैं पहले। तो ब्रिक वाले टॉपिक के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं है। अब जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए हुए एफएफसी जेई के क्वेश्चन कुछ हैं, एफएफसी जेई के इजी टू मॉडरेट लेवल के, और आपके ईएफसी के इजी लेवल के क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही हल्का भी नहीं आएगा, मतलब सब कुछ बेसिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को करना है, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम दे रहे हैं ना कंटेंट सफिशियंट है ना। एक ही सब्जेक्ट में पीएचडी करने लग जाएंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट कैसे होंगे फिर। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। जो हमने ब्रिक को क्लासीफाई किया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, राइट। तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, किससे कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमने आपको बता रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से। बताइए फटाफट, वीडियो को पॉज करिए और अब ये आपको आंसर खुद से ही देना है, ये आंसर आपको खुद से ही देना है, ठीक है, ये आंसर आपको खुद से ही देना है। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमने बता रखी थी, ठीक है। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। सवाल में क्या है, 105 तो है नहीं, 100 तो 100 में टिक कर दो आप, 100 में टिक कर दो। एक बार क्योंकि आप रिवीजन कर लो कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है यानी 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास की ब्रिक है तो 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। कॉमन बिल्डिंग ब्रिक है, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। फन ड्राइड ब्रिक और फ्लाई एफ ब्रिक के बारे में ये टेबल हमने क्यों ली थी, आप बोलेंगे फिर टेबल क्यों इन्फर्ट किया था, क्योंकि हमने 2 पॉइंट आपको नहीं लिखवाए थे जो कि क्वेश्चन में कई बार आ सकते हैं, इसलिए हमने टेबल इन्फर्ट की थी। हर चीज़ को ना आप थ्योरी में कवर नहीं कर सकते, जब क्वेश्चन करते हो तो बहुत सारी थ्योरी कवर हो जाती है। जो फन ड्राइड ब्रिक होती है जो केवल फन ड्राई होती है, मतलब धूप में सूखती है, ऐसे ब्रिक का जो स्ट्रेंथ होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 से 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो फ्लाई एफ ब्रिक होती है डायरेक्टली याद रख लीजिए, ठीक है, ये होती है आपके 19 से 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी ध्यान में रख सकते हैं। बात समझ में आ गई। सवाल क्या था, फर्स्ट क्लास की ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। बाकी फर्स्ट क्लास के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है ना। तो आपको ध्यान में रखना कि अभी वीडियो को पॉज करिए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी और लिखिए कॉपी पे, याद है कि नहीं है। आई होप आपको याद होगा, आप इतना अवेयर है। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। जो हमारी गुड ब्रिक होती है, गुड ब्रिक की हमने क्वालिटी लिखवाई थी एक, आपको ध्यान में होगा। तो उसमें हमने बताया था कि जो वाटर ऑब्जर्प्शन है, वाटर जो ब्रिक ऑब्जर्व करती है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ ड्राई वेट, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, 10% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट,
सैचुरेटेड वेट तो होगा नहीं, पहली बात, क्लियर है बात। ये आपका कितना होगा 10%, 15%। तो गुड ब्रिक के बारे में हमने बताया था 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। क्या बताया था हमने 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, इससे 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? ऑप्शन नंबर है, जस्ट मिनट, सॉरी मैंने क्या बोला, 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गुड ब्रिक के बारे में चीज़ें हमने बता रखी है आपको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। भैया हम क्ले ब्रिक बनाते हैं, मिट्टी से ब्रिक बनाते हैं, ठीक है, क्ले से बनाते हैं, तो उस अर्थ के अंदर क्या क्या कैसे परसेंटेज में होना चाहिए, इंग्रेडिएंट की बात कर रहा है। नियरली इक्वल प्रपोर्शन ऑफ सिलिका और एल्यूमिना। क्या सिलिका और एल्यूमिना का मात्रा एक ही प्रपोर्शन में होना चाहिए, दोनों का आसपास, है ना। सिलिका और एल्यूमिना का मात्रा जो प्रपोर्शन है क्या इक्वल होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। नियरली इक्वल प्रपोर्शन ऑफ एल्यूमिना सिलिका लाइम। क्या सिलिका एल्यूमिना और लाइम, ठीक है, एल्यूमिना सिलिका लाइम का इनका तीनों का बराबर होना चाहिए। 35 से 75% सिलिका और 10 से 20% एल्यूमिना होना चाहिए। 10 से 20% सिलिका और 35 से 70% एल्यूमिना। अब ऐसे सवालों को आप तुक्का मारेंगे तो गलत हो जाएंगे। आपको इंग्रेडिएंट डायरेक्टली याद होना चाहिए। हमने क्या लिखवाया था आपको, जो सिलिका होता है, हमने क्या लिखवाया था आपको, जो सिलिका की मात्रा होती है कितनी होती है 50 से 60%। कितनी होती है 50 से 60%। जो आपका एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना के बारे में हमने क्या लिखवाया था 20 से 30%। एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ना। जो आपकी लाइम की मात्रा है लेस देन 5% होती है। जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है वो कितना होता है, ये भी 5 से 7% होता है। जो आपका मैग्नीज होता है इसकी मात्रा लेस देन 1% होती है। ये चीज़ें हमने आपको लिखवा रखी है पहले, ये चीज़ें हमने बता रखी है आपको पहले। अब देखिए सिलिका 50 से 60% है और एल्यूमिना 20 से 30% है, बहुत ज़्यादा का अंतर है, यानी नियरली इक्वल प्रोपोर्शन तो हो ही नहीं सकता। एल्यूमिना सिलिका लाइम का नहीं हो सकता क्योंकि 50 से 60% है, 20 से 30% है, 5% है, भैया किस बात का इक्वल है, 50 से 60% और 5% इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो बी नंबर भी नहीं होगा। 35 से 70% सिलिका, 10 से 20% एल्यूमिना, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। 10 से 20% सिलिका और 35 से 70% एल्यूमिना, नहीं भैया सिलिका ज़्यादा होता है एल्यूमिना कम होता है, ये भी गलत हो गया। तो आपका 3 नंबर आंसर टिक होगा, ऐसे टिक करना पड़ेगा। 35 से 75% सिलिका, 10 से 20% एल्यूमिना, इसमें आप टिक करेंगे, ये लमसम ठीक ठाक है। क्लियर है चीज़ें। आगे हम बात करते हैं। यहाँ से पता ये चलता है कि सिलिका ज़्यादा है एल्यूमिना कम है, इसलिए हमने 3 नंबर पर टिक कर दिया। अगला सवाल देखिए, नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैशनरी। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैशनरी करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक का मतलब है कि 19 इंटू 9 इसकी बात कर रहा है, 19 इंटू 9 की बात कर रहा है, यानी इसमें मोटार की थिकनेस इंक्लूड कर लेंगे तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर आपने मोटार की मसाला की थिकनेस आपने ऐड कर ली है, राइट। तो ये आपका एक ब्रिक का साइज बन जाएगा। अब 1 मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कितनी ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, 500 ब्रिक। ये हमने कैलकुलेट करके बताया भी था आपको, कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसको आसानी से निकाल लेंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, पहले वाले वीडियो में सब कुछ बताया गया है। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक, जब हम ब्रिक को मोल्ड करते हैं, यानी हमारे पास मोल्ड होता है, सांचा होता है, उससे ब्रिक को हम एक शेप देते हैं, जो ब्रिक के लिए रिक्वायर्ड शेप की ज़रूरत होती है। तो प्लास्टिसिटी मतलब हम रिक्वायर्ड शेप में ब्रिक को बना पाएँ, वो हमें कहाँ से मिलता है, एल्यूमिना से मिलता है, लाइम से, मैग्नीशियम से, सिलिका से। एल्यूमिना से मिलता है, किससे मिलता है, एल्यूमिना से मिलता है, जिसकी मात्रा 20 से 30% ब्रिक के अंदर होती है, यानी क्ले के अंदर होती है, क्ले वाले अर्थ के अंदर होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, याद होगा तो बन जाएगा। अगला सवाल है, मैंने बताया था ना सवाल पूछा हुआ है कई बार, ये पूछा हुआ है, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन हमने आज ही बताया आपको किस कोड के बेसिस पे किया गया है। ये चीज़ें हमने आपको बताई थी कि 3102/1965 एक कोड था हमारे पास। दूसरा हमने क्या बताया था कि 10, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, देखो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1077 और 1992 ये हमने कोड बताया था आपको आज। तो पहले क्या था कि ये वाला कोड चलता था 3102 इंडियन स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड,
इंडियन स्टैंडर्ड 3102 के बेसिस पे पहले क्लासीफाई करते थे, तो ये आपके 1077 तो दिया ही नहीं है, इसलिए आपको 2 नंबर पे टिक करना है। दोनों ही कोड आपको ध्यान रखना, दोनों ही सेम है। ये पुराना वाला है आपका ओल्ड वर्जन है, और ये आपका न्यू वाला है जिसमें चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हार्ड ब्रिक, द डिफेक्ट इज नोन एज। हार्ड ब्रिक के अंदर वर्षा का पानी के कारण यानी रेन वाटर के कारण ब्रिक अपने शेप को क्या करती है, डिफॉर्म कर देती है। डिफेक्ट मतलब ब्रिक का शेप बदल जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चप्स। क्या बोलते हैं, चप्स बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। ब्लोटिंग किसकी वजह से होती है, एक्सेस मात्रा में कार्बन और सल्फर की मात्रा जब ज़्यादा होती है इसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, बन जाएगा काम आपका। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज। मतलब क्या प्रोसेस पूछा हुआ है। जब हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक बताया था तब इन चीज़ों को बताया था, ठीक है, पिछले वाली वीडियो के अंदर। मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट तीनों की बात कर रहा है। अब ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि हमारे पास क्ले है, क्ले में उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट की कमी है, तो क्ले के अंदर आप कोई भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, दैट इज नोन एज ब्लेंडिंग। क्लियर है। अब आपने इंग्रेडिएंट डाल दिया, अब मान लीजिए इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालते हैं, फिर बोलते हैं टेम्परिंग। क्या बोलते हैं, टेम्परिंग। जब प्रॉपर वाटर डाल के इसके अंदर प्लास्टिसिटी को अचीव करते हैं पग मील के द्वारा, ठीक है, मतलब ब्रिक को प्रॉपर ऐसा एक होमोजेनियस मास में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसको और इसके अंदर अच्छे खासी प्लास्टिसिटी आ जाती है ताकि रिक्वायर्ड शेप में अपन बना पाएँ। उसे क्या बोलते हैं, नीडिंग। क्या बोलते हैं, नीडिंग बोलते हैं। तो कभी आपको ऐसा दिया रहा है कि भैया पानी हमने डाल रहा है, हम ब्रिक क्ले के अंदर पानी डाल रहे हैं, इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्ले को मिक्स कर रहे हैं, तो तीनों चीज़ें लिख रहे हैं, तो फिर नीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीडिंग बोलते हैं। मोल्डिंग का मतलब क्या है, एक रिक्वायर्ड शेप को देना। क्या होता है, रिक्वायर्ड शेप को देना। क्लियर चीज़ें। टेम्परिंग का मतलब होता है पानी मिक्स करना। क्या होता है, पानी मिक्स करना। अब यहाँ पर ऐसा लिखा होता है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले विथ वाटर, तो टेम्परिंग पे टिक करते। लेकिन मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट लिखा तो नीडिंग पे टिक करेंगे, ठीक है। पगिंग का मतलब ये होता है वही प्लास्टिसिटी नेचर प्रोवाइड करना पग मिल के द्वारा। पग मिल एक मशीन होती है ना जिसे प्रॉपर उसको मिक्स किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ, इसलिए मैंने इसको इन्फर्ट किया है। ध्यान में रखना, सीक्वेंस सवाल पूछे जाएंगे, अभी आगे सवाल देखने को मिलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। जब हम ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले अनसॉइलिंग करते हैं, है ना। पहले आपको प्रिपरेशन ऑफ क्ले आता है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में आपके 5 स्टेप आते हैं। अनसॉइलिंग होता है, डिगिंग होता है, वेदरिंग होता है, ब्लेंडिंग होता है, टेम्परिंग होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है ना, क्या कैसे होता है, चीज़ें मैंने बता रखी है आपको। इसके बाद मोल्डिंग होता है, ड्राइंग होता है, बर्निंग होता है, फिर हमारी ब्रिक बन जाती है। तो ये स्टेज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन जो ब्रिक क्ले के अंदर क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। तो किसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, ब्रिक के। बिटुमिन, पेंट और सीमेंट में नहीं आता भैया, ये डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है। टेम्परिंग के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आपको स्टेप याद रहेगा तो पता चलेगा भैया नहीं टेम्परिंग तो अपन ब्रिक में करते थे, बिटुमिन, पेंट, सीमेंट में कहाँ से आ गया, तो आप टिक कर दोगे। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रंट द हाफ मैन किल्फ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाफ मैन किल्न के अंदर किस चीज़ को हम बर्न करते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, बिटुमिन, क्लिंकर, वार्निशेस। किल्न का नाम आया तो हाफ मैन किल्न का नाम आया तो ब्रिक का हम किल्न भी यूज करते हैं, क्लैंप भी यूज करते हैं। हम जब किल्न यूज करते हैं 2 टाइप का किल्न होता है। एक हमारे पास होता है इंटरमीडिएट टाइप का, क्या होता है, इंटरमीडिएट। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस किल्न होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस किल्न होता है। एक तो इंटरमीडिएट किल्न होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस किल्न होता है। जो आपका कंटिन्यूअस किल्न होता है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बुल ट्रेंच किल्न। क्या होता है, बुल ट्रेंच किल्न। दूसरे टाइप का हमारा जो किल्न होता है हाफ मैन किल्न होता है, हाफ मैन किल्न होता है। तीसरा हमारे पास होता है टनल किल्न। क्या होता है, टनल किल्न। तो इन तीनों को आपको नाम याद रखना है, राइटिंग में मत जाना, स्पेलिंग समझ में आ रही होगी, पहले हमने बता रखा है आपको। तो ये आपका जो कंटिन्यूअस किल्न होता है ना, कंटिन्यूअस किल्न के क्लासिफिकेशन में तीनों आते हैं। जस्ट आपको नाम याद रखना, काम हो जाएगा आपका। बुल ट्रेंच किल्न, हाफ मैन किल्न, टनल किल्न। सवाल दे दे
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रंट द टनल किन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है भाई, बुल ट्रेंच या फिर हाफमैन, तो भाई ब्रिक, सिंपल है, हमें याद है, टिक कर देंगे। क्लियर चीज़ है ना, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं when the deposits of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of brick, the presence of efflorescence is classified as। सवाल क्या पूछा, दोबारा से पढ़िए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। when the deposits of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of the brick, the presence of efflorescence is classified। मतलब क्या हुआ कि ब्रिक को आपने 24 घंटे तक पानी में डुबो रखा था, फिर आपने धूप में सुखा दिया। अब देख रहे हैं ब्रिक के सरफेस पे जो वाइट धब्बे हैं, वाइट पैचेस हैं, वो लगभग पूरे एरिया का 10 से 50%, 10% से ज़्यादा, 50% से कम एरिया को कवर किए हैं। 10% से ज़्यादा एरिया है, 50% से कम है, तो किस कंडीशन में आएगा, ये आपका मॉडरेट कंडीशन में आएगा। किस में आएगा, मॉडरेट में आएगा। ये वाला टेबल हमने बताया था ना आपको कि मान लो कोई पैचेस नहीं तो फिर हम नील बोलते हैं। 10% एरिया कवर किया तो क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। कई बार स्ट्रेट नहीं लिखा तो फ्लाइट ही लिखा रहता है। और मान लो 50% तक के एरिया तो मॉडरेट बोलते हैं, 50 से ज़्यादा है तो हैवी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो फिर इफ कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पर क्या 10 से ज़्यादा 50 से कम है तो मॉडरेट हो जाएगा। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, यदि क्लियर है तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत लेंदी दिख रहा होगा, डरना नहीं है, सब कुछ बन जाएगा। अभी आप लगा दोगे, पक्का लगा दो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्लास के अंदर। सवाल क्या लिखा है, हमारे पास यहाँ पर 2 लिफ्ट दी हुई है, लिफ्ट 1 दी है, लिफ्ट 2 दी हुई है। इसके अंदर आपको पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। यहाँ पास क्या लिखा है ना, ब्रिक के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहाँ ब्रिक के टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं, और ये टेस्ट किसके लिए किए जाती है, फिर उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, उनको मैच करना है। चलिए कर लेते हैं। हार्डनेस, वाटर अब्जॉर्प्शन, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये चीज़ें लिखी हुई है ना। चलिए बताइए फटाफट इसके बारे में क्या लिखा है। हार्डनेस की बात कर रहा है, पहला तो किसी को याद नहीं होगा ना, ये बात तो याद होगी कि वाटर अब्जॉर्प्शन जो है नॉट मोर देन 20% वेट, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है इसका 2, वाटर अब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्राई ब्रिक के वेट का। ये क्लियर हो गया चीज़ें। दूसरा आपको सी नंबर पहले देखना है। साउंडनेस कैसा हो, जब 2 ब्रिक ऊपर स्ट्रक करवाते हैं ना, तो कैसा क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, यानी आपका जो सी नंबर इसका 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अपना डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, जब तक ब्रेक हमारे ब्रेक नहीं हो तब तक लोड लगाते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से। प्रेसिंग द ब्रेक टिल द ब्रेक, जब तक ब्रेक नहीं हो जाती, जब तक ब्रेक टूट नहीं जाती। भाई हमारे पास क्या आता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन थी, ये हमारे पास ब्रिक बीच में रहती है, और ये हमारे पास एक सिस्टम रहता है, इससे कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, ऊपर से दबाते हैं जब तक हमारी ब्रिक टूट नहीं जाती। तो प्रेसिंग द ब्रिक टिल द ब्रेक, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और हार्डनेस का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट क्लास की ब्रिक की क्वालिटी जब बताई थी कि जो ब्रिक को किसी भी शार्प थिंग से जब स्क्रैच करते तो कोई इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचेस, दैट इज नोन एज हार्डनेस। ये डिफिनेशन हमने बताई थी ना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन, दैट इज नोन एज हार्डनेस। तो नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक सरफेस ऑफ द ब्रिक, ये आपका ए नंबर का हो जाएगा। तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 नंबर था ना, नॉट मोर देन वाला। ठीक है, देख लो कौन सा आंसर होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, यानी ए नंबर सही होगा। बताइए कितना आसान है, यदि आप सीख लेते हैं ना, डिपेंड करता है कि आप ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहे हैं। समझ में आ जाता है तो फिर बहुत आसान होता है, बहुत लेंदी सवाल नहीं है। ऐसे भी सवाल पेपर में कई बार आ सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेड 1 का जॉब है, ठीक है, MPPSC इसका एग्जाम ले रहा है, इसका मतलब नहीं कि बहुत ही बेसिक 0 हो जाएगा, कुछ तो मतलब बेसिक से बड़े क्वेश्चन तो बना सकते हैं ना, तो बेसिक ही है। तो सारे टेस्ट और उनकी प्रॉपर्टी, उनके इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में फैक्ट याद होना चाहिए। बन जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाएं ताकि हमें ये पता चले कि आपने जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 2 हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या लिखा हुआ पहले पढ़िए। अनब्रंट या फन ड्राइड ब्रिक कैन बी यूज्ड ओनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी एंड चीप स्ट्रक्चर। जो फन ड्राइड ब्रिक होती है, जो ब्रिक जली नहीं होती, उसे अनब्रंट ब्रिक कहते हैं। ठीक है, जब ब्रिक को हम जलाते हैं तो ब्रिक हमारे प्रॉपर स्ट्रेंथ और हार्डनेस को अचीव करती है,
अब ब्रिक जली नहीं है, बर्निंग नहीं हुई, मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम है। तो एफए ब्रिक का यूज वहाँ करते हैं जहाँ टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल सी बात है, जो सस्ते स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ यूज करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, ये चीज़ें हमने लिखवा रखी है एज इट इज आपको। अनबर्न्ट और सन ड्राइड ब्रिक वुड नॉट बी यूज्ड एट द प्लेस एक्सपोज टू हैवी रेन्स। ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर पानी का है, वहाँ ऐसी ब्रिक को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है ना, ये ब्रिक तो ऑटोमेटिक गल जाएगी। तो ऐसे ब्रिक को यूज नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया, यानी बी नंबर भी आपका करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो सन ड्राइड ब्रिक होती है इसके अंदर स्ट्रेंथ कम होने की वजह से, या फिर क्या लिखा है कि सन ड्राइड ब्रिक होती है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि सन ड्राइड ब्रिक को अपन जहाँ हैवी रैम्प है वहाँ यूज नहीं कर सकते। दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो किस पर टिक करोगे आप? स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स? नहीं भैया, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बिल्कुल। आपको जो दोनों स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों पे टिक कर दोगे, ठीक है, बी नंबर पे टिक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सारे ईएफई के क्वेश्चन हमने ले लिए बेसिक लेवल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिक। ब्रिक के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है, आपको कंसीडर करना है कौन सा करेक्ट है। क्या पूछा हुआ है? एल्यूमिना प्रेजेंस इन द ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक। ये क्या लिखा है कि ब्रिक अर्थ के अंदर जो एल्यूमिना प्रेजेंस होता है, एल्यूमिना की मात्रा कितनी होती है? 20-30% ना, याद है। जो एल्यूमिना प्रेजेंस होता है वो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि इजिली किसी भी शेप में कन्वर्ट कर पाएँ। प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है जिससे हम ब्रिक का फॉर्मेशन या ब्रिक का मोल्डिंग आसान हो जाता है, ठीक है। यानी ए नंबर आपका करेक्ट है। ये कैसा है? करेक्ट है। इफ़ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस, मान लो एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या होगा? रॉ ब्रिक एक्सपांड एंड स्वेल ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। क्या जो हमारी रॉ ब्रिक्स होती है, जो कच्ची ईंटें होती हैं, क्या एक्सपांड होती है, स्वेल होती है ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग? यानी गलत बात लिखी हुई है, इनकरेक्ट है। हमने क्या बताया था कि जब एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होती है उस केस में जो हमारी ब्रिक होती है ड्यूरिंग ड्राइंग ड्यूरिंग बर्निंग क्या होती है? श्रिंक होती है। क्या होती है? श्रिंक होती है। हमारी ब्रिक क्या होती है? वार्प होती है, सिकुड़ जाती है ना, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ये चीज़ें हमने बताई थी। लेकिन यहाँ पर आपका लिखा फेलिंग, यानी बी नंबर गलत है, बी स्टेटमेंट गलत है। तो किस में टिक करोगे? ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ऑप्शन स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। क्लियर चीज़ें? इसमें टिक कर देना आप लोग। हालांकि हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिख भी दिया ताकि आपको जब PDF मिले तो याद रहे। बी से 30% होता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, एक्सेस मात्रा में रहता है तो फ्रिंक एंड वार्पिंग आ जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। द फिनोमेना इन विच क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट इज स्प्रेड आउट ऑन द टॉप एंड टर्न अप और डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज नोन एज। बात पकड़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप किसकी बात कर रहे हैं समझो। क्या लिखा है कि द फिनोमेना इन विच क्ले इज मेड टू लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट। क्ले के अंदर जब कोई इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं फिर उसको वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा मतलब क्या करते हैं? ब्लेंड करते हैं, पूरा क्या मिक्स करते हैं ना। ये चीज़ें हमने प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ब्रिक में बताया था। इसे क्या बोलते हैं? देखो ब्लेंडिंग बोलते हैं। जब ब्रिक के अंदर कोई भी तो सेंटेंस कितना भी घुमा फिरा के दे दे, टर्म को पकड़ लेना है। क्या लिखा है? कोई इंग्रेडिएंट जब आप मिक्स करते हैं, जब कोई भी इंग्रेडिएंट क्ले के अंदर मिक्स करते हैं, दैट इज नोन एज ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में टिक कर देना, सी में टिक कर देना, कोई इशू नहीं होगा। टेम्परिंग तो पता ही है क्या होता है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है कि आपने मिट्टी को क्लीन करके कुछ समय के लिए क्या किया कि ऐसे खुले इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दिया ताकि प्रॉपर हमारी मिट्टी क्या है? सॉफ्ट हो जाए, दैट इज। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन EF 1995 में पूछा गया है, 95 के अंदर पूछा गया था। अ गुड ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। यदि हमारे पास गुड ब्रिक है, उस ब्रिक को हम पानी में डुबो देते हैं 24 घंटे के लिए, तो जो वाटर ऑब्जर्वेशन है शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ ड्राई वेट। बहुत बार सवाल पूछा हुआ है AE में, JEE में, EF के अंदर, तो याद रखना 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। कई बार हमने बता रखा है। सैचुरेटेड नहीं होता, 10% भी नहीं होता, 20% होता, तो टिक कर देना, ठीक है। 10% जब 20 नहीं दिया रहता तब हम 10 को टिक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रिक आर ब्रंट एट टेम्परेचर रेंज। ये भी हमने बताया था, जो ब्रिक किस टेम्परेचर पे बर्न की जाती है।
इसके बारे में हमने बताया था, फिर से समझ लीजिए। ये आपका होता है 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ब्रिक सारे वाटर को रिमूव कर देती है। ठीक है, जो लाइम वगैरह फ्यूज होता है 1100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो 600 से 1100 किस में टिक है, 500 नहीं होगा, 700 से 900 नहीं होगा, 1200 1500 नहीं होगा, 650 1100 के बीच का रेंज होता है, यानी 900 से 1200 में, यानी सी नंबर पे टिक करेंगे। इस रेंज को ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये हमने लिख भी रखा है आपके लिए, टाइप कर दिया है कि 650 डिग्री पर सारा वाटर रिमूव हो जाता है, 1100 डिग्री पर हमारे जो फैन लाइम क्या होते फ्यूज होते हैं, प्रॉपर इसकी बॉन्डिंग बनती है ना, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, ताकि प्रॉपर डेंस मास को अचीव कर पाए। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, मिनिमम कितना होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, EF 2001 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करिए। ये भी क्वेश्चन आपके EFE के अंदर पूछा हुआ है 2002 के अंदर, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। जब ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत सारे स्टेज की बात की गई है यहाँ पास, देखिए बहुत सारे स्टेज यहाँ पास दिए गए हैं, 3 स्टेज दिए गए, सीक्वेंस में लगाना है आपको। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, अभी हमने दिखाया था। पहला क्या होता है, वेदरिंग होता है, मोल्डिंग होता है, टेम्परिंग। पहला तो भैया क्या होता है, वेदरिंग होता है, पहला क्या होता है, वेदरिंग होता है, यानी पहला, फिर टेम्परिंग होता है, फिर मोल्डिंग होता है, 1 3 2, है ना। प्रिपरेशन आपके में वेदरिंग आ जाएगा, फिर टेम्परिंग आएगा, फिर मोल्डिंग आएगा ना। पहले पहले मिट्टी को तैयार करें तभी तो मोल्ड करेंगे, तो 1 3 2 होता है, फिर पे टिक कर देना आप लोग, है ना। और ये वाला इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ये वाला जो फ्लो चार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, बट फास्ट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। व्हेन अ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स इट शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर बाई वेट मोर देन 20%, 20% यही होगा। अगला पढ़िए। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 2180/1988 द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रंट क्ले ब्रिक, हैवी ड्यूटी ब्रंट क्ले ब्रिक इसे कहते हैं जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होता है, और उसका जो मिनिमम बल्क डेंसिटी है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम नहीं होना चाहिए, यानी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डी नंबर पे टिक करेंगे आप। चलिए अगला सवाल क्या है, अ गुड ब्रिक शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर बाई वेट, तो वही 20%, बार बार सवाल रिपीट हुआ है। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू 1077/1992, ये कोड था अपना ना, जो 3102 वाला कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, याद हो गया होगा, कई बार हमने बता दिया इसको। द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रंट क्ले ब्रिक्स विथ क्लास डिजिग्नेशन 15, क्लास डिजिग्नेशन 15 है, तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 15 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही आपका होगा। क्या होगा बताइए, नहीं 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 नहीं, ये चीज़ें आपको ध्यान, न्यूटन पर mm स्क्वायर में क्या होता है, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में टिक मत कर देना, कई बार जल्दीबाजी में यही होता है कि इसमें टिक कर देते हैं लोग। ठीक है, तो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, जो डिजिग्नेशन होगा वही आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट, EF 2005 से पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आई थिंक ये दिख रहा होगा ना, कि बड़ा कर दूं इसको। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिफ्रैक्टरी ब्रिक के बारे में। रिफ्रैक्टरी ब्रिक ऐसी ब्रिक होती है इसके अंदर सिलिका और आपका एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाती है, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाती है, ये आपका ए नंबर करेक्ट होगा। अगला सवाल क्या पूछा था, टेम्परेचर एट विच ब्रिक, उस टेम्परेचर का नाम बताइए, उस टेम्परेचर की रेंज बताइए जिसमें ब्रिक को किल्न पर जलाया जाता है, वेरी करता है। तो 500 से 800 नहीं होगा, 800 से 1100 पे टिक कर दो, 800 से 1000 दिया, 1000 से 1200, तो इसमें आप टिक कर दो, बी नंबर पे टिक कर दो, बी नंबर ये रेंज सही है, 650 से 1100 के बीच में, तो ये वाला आपका सही रहेगा, बी नंबर। ठीक है, थोड़ा याद रहेगा तभी ऐसे टिक कर पाएंगे। चलिए, पग मील का यूज कहाँ करते हैं, पग मील का यूज कहाँ होता है, सॉफ्टेनिंग ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग ब्रिक अर्थ, टेम्परिंग, प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ, बताइए कब यूज होता है, कब यूज होता है ब्रिक को सॉफ्ट करने के लिए, कब यूज, पग मील का यूज कहाँ होता है बताइए, पग मील का यूज कहाँ होता है बताइए, क्या होगा, क्या होता क्या है, पग मील का यूज कहाँ करते हैं, टेम्परिंग में करते हैं ना, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, मेन क्या होता है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना, तो टेम्परिंग ब्रिक अर्थ में,
है ना। ये चीज़ें हमने पहले ही बता रखी है, डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना होगा। अब बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर, जो बुल नोज ब्रिक होती है राउंडेड होता है ना, राउंडेड होता है, तो नॉट यूज्ड फॉर कहाँ यूज नहीं करते, राउंडेड फार्प कॉर्नर्स होते हैं, बहुत सही, ठीक है, वहाँ राउंडेड फार्प कॉर्नर में यूज कर देते हैं, पिलर्स में कर सकते हैं, डेकोरेशन पर्पज अट्रैक्टिव होता है, आर्चिस में नहीं करते, तो डी नंबर इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई पढ़ सकते हैं आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मैफनरी, हाई क्लास ब्रिक मैफनरी के लिए कौन सी ब्रिक सुटेबल होती है, तो हाई क्लास ब्रिक मैफनरी के लिए आपकी जो हाई क्लास मॉडुलर ब्रिक होती है ना, 19x9x9 सेंटीमीटर वाली, ये आपकी मतलब क्या होती है, सुटेबल होती है। अंडर बर्ट ब्रिक, अजली ब्रिक, ये तो काम में आएगी नहीं। झामा ब्रिक भी काम में नहीं आएगी। बुलनोज ब्रिक तो केवल वहाँ होती है जहाँ मतलब डेकोरेटिव पर्पज या फिर राउंडेड कॉर्नर वगैरह में यूज करते हैं, तो आपकी मॉडुलर ब्रिक हो जाएगी ना। समझ में आ रही बात कि बुलनोज ब्रिक केवल राउंडेड जहाँ होते हैं, मतलब राउंडेड कॉर्नर, वहाँ अपन यूज करते हैं। झामा ब्रिक वहाँ यूज करते, झामा ब्रिक क्या है, ये तो डिस्टॉर्टेड शेप होता है ना, कहीं यूज नहीं कर सकते, इसको बैलास्ट बनाते फाउंडेशन में डाल देते हैं। अंडरब्रेंट ब्रिक टेम्परेरी स्ट्रक्चर में डाल सकते हो, ठीक है, बाकी कहीं यूज ही नहीं कर सकते, तो मॉडुलर ब्रिक हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंपोजिशन ऑफ the total in the composition of good bricks the total content of silt and clay by weight should not be less than, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा आंसर है कि जो सिल्ट की मात्रा, सिलिका की मात्रा 50 से 60% होती है क्ले के अंदर, 50% पे टिक कर देंगे। आसान है ना, बहुत आसान है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल हमने लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एफएससी जेईई पूछा हुआ था सवाल, सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द थिकनेस, सेंटीमीटर पूछा, थिकनेस ऑफ टू ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक। सवाल क्या पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक को यूज करके, है ना, टू ब्रिक वॉल हम बना रहे हैं, है ना, दो ईंटों की दीवार बना रहे हैं, दो ब्रिक्स का दीवार बना रहे हैं, तो आप ये बताइए इसकी थिकनेस क्या होगी। समझिए, ये आपको टू ब्रिक्स वॉल दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, ये आपकी एक ब्रिक है और ये आपकी दूसरी ब्रिक है, नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट देखिए, ये आपकी एक ब्रिक है, ये आपकी दूसरी ब्रिक है, यहाँ तक तो दिख गया। अब यहाँ तक ये दिख गया तो समझिए इसको अच्छे से, ये आपकी एक ब्रिक, दूसरी ब्रिक, ये दो ब्रिक वाल हो गई। क्लियर है चीज़ें। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो दो ब्रिक वाल है, ये आपकी इसकी कितनी होगी। अब थिकनेस पूछा हुआ है कि दो ब्रिक वाल की थिकनेस क्या होगी, तो थिकनेस यही होगी ना आपकी, ये वाली ये ब्रिक, भाई ये तो आपकी हाइट हो जाती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना, वाल की थिकनेस क्या होती है, ये आपकी थिकनेस होती है ना, ये थिकनेस होती है, ये वाल की हाइट होती है, ठीक है, ये ब्रिक की लेंथ होती है। यहाँ पर दिख रहा है क्लियर कट इमेज, इसलिए हमने इन्फर्ट किया ताकि डाउट ना आए। तो ये जो थिकनेस आप, अब यहाँ पर ब्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिक की लेंथ विड्थ हाइट की, हम बात कर रहे हैं दीवार, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ब्रिक वाल की थिकनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी दीवार है ना, जो वाल, उसकी थिकनेस की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये मोटार सहित बात करते हैं ना, मोटार सहित बात होगी, मोटार सहित कितना हो जाएगा, ये मोटार सहित इंक्लूड करते तो 20 सेंटीमीटर हो जाता है ना, 20 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे कहो कि 19 सेंटीमीटर तुम्हारा इसका है और 1 सेंटीमीटर हमारा ऐड हो जाएगा मोटार थिकनेस, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दो ब्रिक है तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, यानी 20 इसका 20 इसका, तो 40 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाएगी ना, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो थिकनेस ऑफ वाल ए आपका होगा, ए वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, तो कितना, एक ईंटा और एक ईंटा ए, दो ब्रिक हो गए तो 20 दूनी 40, 40 पे टिक कर दोगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द थिकनेस, इंच के अंदर पूछा हुआ है, वन ब्रिक वाल है, हमने ट्रेडिशनल ब्रिक को यूज करके बनाया है, ठीक है। ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होती है, 9 इंच, 4.5 इंच, 9 इंच 4.5 इंच इंटू 3 इंच होती है ना, एफ आई होती है ना, तो 9 इंच 4.5 इंच, 9 इंच 4.5 इंच इंटू 3 इंच, ये आपकी ये क्या है, साइज है कन्वेंशनल ब्रिक की, फिर ट्रेडिशनल ब्रिक की, यानी नॉन मॉडुलर ब्रिक की, ठीक है। ये चीज़ पता हो गई आपको। अब वन ब्रिक वाल है, वन ब्रिक वाल है मतलब केवल एक ही ईंटा होगी, एक ही ईंटा होगी। अब इसकी कितनी साइज होती है, ये आपका 20 10 10 19 9 9 ए साइज होती थी, यानी 19 9 9 ए साइज होती थी, फिर कितनी है 9 4.5 इंटू 3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक ब्रिक वाल है ना, एक ब्रिक वाल थिकनेस एक ब्रिक कितनी हो जाएगी, एक ब्रिक वाल है तो 9 इंच हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी, 9 इंच हो जाएगी। तो ये आपका एम्फर हो जाएगा 9 इंच। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 1077-1992 द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, देख लीजिएगा। आगे हम बात करें, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत बार पूछे हैं, इसलिए हमने ले लिया ताकि आपको डाउट ना आए। ठीक है, तो गाइज ये आपका जो ब्रिक वाला टॉपिक है, ये आपका जो ब्रिक वाला टॉपिक है आज से कंप्लीट होता है। हम सिविल इंजीनियरिंग का जो मॉड्यूल, एक मॉड्यूल है जिसमें बिल्डिंग मटेरियल के कुछ टेस्ट एंड प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा आपसे सवाल, इसमें से आपका जो ब्रिक वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला कौन सा टॉपिक रहने वाला है, जस्ट अ मिनट आपके फ्लेवर्स को हम देख लेते हैं। फ्लेवर्स यहाँ दिख रहा होगा ना। अगला पेमेंट है, पेमेंट पढ़ेंगे, कोर एग्रीगेट पढ़ेंगे, फिर स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। 5 से 7 लेक्चर में टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कल की वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और खुद के पार्ट नोट्स बना लीजिए। और ये आपका कंप्लीट चाणक्य बैच है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ही रिसर्च करके हम दे रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम है जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं वही वीडियो को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा। द सिविल पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, चाणक्य बैच ज्वाइन करना है। कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो और ये जो बैच है ना, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और है, इसके अंदर एडमिशन बहुत ही जल्द क्लोज हो जाएंगे। इसके अंदर क्या है ना, 1-to-1 आपको इंडिविजुअल हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाती है तो 1-to-1 सपोर्ट हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसलिए आप बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था, बैच की जो एडमिशन क्लोजिंग हो चुकी है। तो आप पहले ही ज्वाइन कर लो बहुत ही जल्द। ठीक है, बहुत सारे नंबर आप 200 प्लस तो एस्पिरेंट आई थिंक आ चुके हैं ऐप के अंदर, पार्ट ए पार्ट बी को मिला करके। तो ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको। ठीक है, बैच को ज्वाइन करके तैयारी करना है, यदि करना है तो। ठीक है, बाद की फिर बाद ऐसा हो कि बैच की एडमिशन क्लोजिंग हो चुका है, एडमिशन क्लोज हो चुका है, फिर आप बाद में क्वेरी कर रहे हैं, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा एडमिशन मिलना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आपकी कोई सजेशन है तो आप चैट ग्रुप में या फिर कमेंट करके दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।